Hello students, welcome to NEET Kaka ji. This is the video solution of your NCERT NICHO test series test number 4. अच्छे से आप देखें इन बायोलॉजी सेगमेंट सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, एनालाइज करें। क्या है क्वेश्चन कि एसेंशियल एलिमेंट नाइट्रोजन इज ग्रुप्ड अंडर विच कैटेगरी, इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है इसको। एनसीईआरटी आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर ये क्या है 91 नंबर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर अच्छे से एनालाइज करें कि नाइट्रोजन जो अगर बात करते हैं नाइट्रोजन को इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट है ये, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, या कैटायन एनायन बैलेंस एलिमेंट है, या फिर एंजाइम एक्टिवेटर एलिमेंट की तरह वर्क करता है। आपको पता है कि CH, O और N ये 4 जो एलिमेंट्स होते हैं ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाते हैं। मेनली जो उसका बॉडी टेक्सचर जो बना होता है वो किसका बना होता है, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का बना होता है। दैट्स वाई द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 आप अच्छे से एनालाइज करें। क्या पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 92 कि लाइट एब्जॉर्प्शन, water splitting, oxygen release, ATP formation, NADPH formation and glucose formation. How many of the above processes are carried out in photochemical phase of photosynthesis? इनमें से कितनी जो processes हैं वो photochemical phase के अंदर further proceed की जाती है। फर्स्ट वन, इसके अंदर लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, यस। सेकेंड नंबर, क्या वाटर स्प्लिटिंग होती है, यस। क्या ऑक्सीजन रिलीज होती है प्रोसेस के अंदर, यस। ल्यूमन के अंदर जब वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या एटीपी फॉर्मेशन होता है, यस। ओवरऑल प्रोसेस से क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो ये प्रोसेस है इससे एटीपी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या है ये, एक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, इससे आपको एटीपी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन NADPH फॉर्मेशन, और नेक्स्ट वन ग्लूकोज फॉर्मेशन। ग्लूकोज फॉर्मेशन इस कंडीशन के अंदर नहीं होता है। ये जितनी भी कंडीशंस बताई हुई लाइट रिएक्शन को डिनोट करती हैं। दैट्स वाई आंसर इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालाइज करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 93 पूछा क्या गया है आपसे कि ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिक इंडक्शन, ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिक इंडक्शन होता क्या है, हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू द शूट एपिसिस ऑफ फ्लावरिंग। आपको बता देता हूँ चैप्टर नंबर आपका जो 15 है 11th NCERT चैप्टर नंबर 15 से ये क्वेश्चन लिया गया है, और उसके अंदर जो टॉपिक है फोटोपीरियोडिज्म। क्या है, फोटोपीरियोडिज्म से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और फोटोपीरियोडिज्म के अंदर आपको मैं बता दूं इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वही बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि देखो लीव्स जो होते हैं वो परसीव करते हैं आने वाली लाइट को, ठीक है। और आने वाली लाइट को लीव परसीव करने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, फ्लोरिजन हार्मोन। क्या बनता है, फ्लोरिजन हार्मोन बनता है, फ्लोरिजन हार्मोन बनता है। और ये जाकर के शूट एपिसिस पे मूव करता है। शूट एपिसिस पे मूव कर करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोरल एक्सिस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोरल एक्सिस के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान रखना क्या आ जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से एनालाइज करें। क्या दिया हुआ 94 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है मिथ्योनिन, थियामिन एंड बायोटिन कंटेन्स विच टाइप ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। मिथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग एकमात्र आपका जो पूरा कंप्लीट अमीनो एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो अमीनो एसिड के अंदर 2 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। उसके बाद थियामिन के अंदर आपको सल्फर ग्रुप देखने को मिलता है, बायोटिन के अंदर सल्फर ग्रुप देखने को मिलता है। तो इन तीनों के अंदर पूछा हुआ कि कॉमन ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा। कितने नंबर क्वेश्चन है ये, आप अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 94 जो आपको दिया है, क्या होगा इसका आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आंसर है। NCERT चैप्टर नंबर 12 11th NCERT चैप्टर नंबर 12 मिनरल एंड न्यूट्रिशन के अंदर सल्फर डिफाइन किया हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन आपका उठाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 95, और क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर आपसे पूछा गया है कि देखिए आप क्वेश्चन नंबर 95, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोली हुई है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउन हिल फ्रॉम PS सेकेंड टू PS फर्स्ट। सेकेंड आपसे बोला गया है
सॉरी, सेकंड आपसे बोला गया द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर, नॉट टू प्रोटॉन कैरियर, नहीं प्रोटॉन कैरियर को ये ट्रांसफर होते हैं। थर्ड आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ट्रांसफर टू द अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल विद लो नहीं हायर रेडॉक्स पोटेंशियल के पास ही मूव होता है। और लास्ट वन पूछा है नॉन साइक्लिक प्रोसेस ओनली हेल्प्स इन एटीपी फॉर्मेशन। नो, नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर एटीपी के साथ साथ NADH2 की भी फॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई द आंसर इज फर्स्ट। आपसे पूछा क्या क्या है, पूछा क्या क्या गया है इन क्वेश्चन नंबर 95, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डाउनहिल फ्रॉम द एक्साइटेड PS सेकंड टू PS फर्स्ट। यस, आपको PS सेकंड जो देखने को मिलता है, PS सेकंड से फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होता है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इसके PS फर्स्ट के पास जाता है। किसके पास जाता है, PS फर्स्ट के पास जाता है। और PS फर्स्ट से फर्दर इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होकर के किसके पास जाता है, NAD पॉजिटिव के पास जाता है। और ये NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होता है, NADP पॉजिटिव के पास जाता है। और ये NADP पॉजिटिव कन्वर्ट होता है NADPH2 के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रख लें कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 95 है वो अच्छे से एनालाइज कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, क्या है क्वेश्चन नंबर 96, अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 96, which one of the following is not true about the carrier molecule involved in the facilitated diffusion? facilitated diffusion के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा है जो फर्दर फॉलो नहीं होता है। फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है, they facilitate the transport of हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, दे फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को फर्दर ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे हेल्प टू सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दे हेल्प टू, देखो जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को ही फर्दर मूव करवाएं, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को भी मूव करवा सकते। पूछा हुआ है कि नॉट ट्रू, क्या पूछा हुआ आपसे, नॉट ट्रू पूछा हुआ है, इनमें से सही कौन सा नहीं है। दे फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, यस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस ओनली अगर लिखा होता तो गलत हो जाता। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों को लेकर के जाते हैं, बट मेनली हाइड्रोफिलिक के लिए होती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक तो डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मोस्ट ऑफ पार्ट उसका कैसे बना होता है, लिपिड बाइलेयर का बना होता है। नेक्स्ट वन, दे हैव द स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट फॉर मॉलिक्यूल, दे ट्रांसफर, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है। यस, दे अंडरगोज कन्फर्मेशन चेंज अपॉन द बाइंडिंग ऑफ द सोल्यूट। यस, उनके अंदर कन्फर्मेशन चेंज देखने को मिलती है। दे हेल्प टू सेट अप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑलरेडी पहले से ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होनी चाहिए, अदरवाइज फैसिलिटेड डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 आप अच्छे से एनालाइज करें। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा हुआ है कि द डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम, जिंक एंड मैग्नीज कॉजेज, जिंक मोलिब्डेनम एंड आप देखें N के से फिर मांगे मोलिब्डेनम मंजन, ये सारे के सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें MO है, यस MO आपको देखने को मिल रहा है। क्या इसके अंदर जिंक प्रेजेंट है, यस जिंक प्रेजेंट है। आपको MN देखने को मिल रहा है, यस। मैग्नीज जो टॉक्सिसिटी वाले पॉइंट है, वहाँ पे टॉक्सिसिटी वाले पॉइंट के अंदर डिफाइन किया हुआ है, आप अच्छे से एनालाइज कर लें इसको कि द डेफिशिएंसी ऑफ MO, ZN एंड MN कॉजेज, किसको कॉज करता है, ये क्लोरोसिस को फर्दर कॉज करता है। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये क्लोरोसिस के लिए है पूरे कंप्लीट। और यहाँ पर अगर नेक्रोसिस की बात करें तो इसके लिए कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये रिक्वायर्ड होते हैं। और डिले इन फ्लावरिंग और इनिबिशन ऑफ सेल साइकिल, डिले इन फ्लावरिंग के लिए फर्दर नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम, और यहाँ पर नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छे से देख लें। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 11th NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 आप अच्छे से एनालाइज करें। इन क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द सुक्रोज हाउ मेनी ATP इक्विवेलेंट्स आर यूज्ड, how many ATP equivalents are used and how many कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड, कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स किए जाते हैं। फर्स्ट वन आपसे पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब कितने कार्बन आपके पास, 12 कार्बन है। ठीक है, तो हाउ मेनी ATP इक्विवेलेंट आर यूज्ड एंड हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर फिक्स्ड, कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स किए जाते हैं, 12। फॉर्मेशन के लिए अगर मैं 6
CO2 की फिक्सिंग की बात करता हूँ तो आपको पता है कि 18 ATP प्लस 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ, 12 कार्बन प्रेजेंट होते हैं किसमें, सुक्रोज के अंदर, तो 12 CO2 आपको देखने को मिलेंगे। कितने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने पड़ेंगे, 12, और ये कितना हो जाएगा 36 ATP। 12 के लिए कितना हो जाएगा 36 ATP प्लस 24 NADPH2। तो 24 एक NADH2 किसके इक्विवेलेंट होता है, 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। तो ये कितना आ जाएगा 72 ATP, एंड 72 ATP प्लस 36 ATP, टोटल कितने हो जाएंगे ये आपके पास 108 ATP। तो ऐसा कोई आंसर जिसके अंदर 12 CO2 फिक्स हो रहे हैं और 108 ATP आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर सिंगल की बात करते हैं C3 साइकिल के अंदर, तो आपको भी पता है कि 18 ATP और 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो 12 के लिए कितनी हो जाएंगी, सुक्रोज के अंदर 12 कार्बन है तो कितना हो जाएगा 108 एंड 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, अच्छे से एनालाइज करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 99? देखिए क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। सीड डेवलपमेंट के अंदर, मैच्योरेशन के अंदर और डोरमेंसी में ये हेल्प करता है सीड डेवलपमेंट के अंदर, ताकि मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी, डोरमेंसी का मीनिंग है कि उसके अंदर उसकी जर्मिनेशन ना हो और उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो फर्दर मैच्योर हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए उसका। ये कौन कोज करता है, ये एब्सिसिक एसिड कोज करता है। आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 के अंदर 15 नंबर चैप्टर में एब्सिसिक एसिड जो दिया हुआ है वहां पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 अच्छे से एनालाइज कर लें, आंसर है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखें। क्या है क्वेश्चन नंबर 100? पूछा है आपसे, नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 इन व्हीट एंड शुगर केन रिस्पेक्टिवली। 6 CO2 इन व्हीट एंड शुगर केन। अगर व्हीट एंड शुगर केन की बात करें, इसने दो अलग अलग आपको दिए, नंबर ऑफ ATP पूछा आपसे, नंबर ऑफ ATP। अब इसने एक एग्जांपल दिया आपको व्हीट का, एक एग्जांपल आपको किसका दिया है, शुगर केन का, ठीक है। व्हीट आपका क्या है, C3 प्लांट है, शुगर केन क्या है आपका, C4 प्लांट है। ये C3 प्लांट है और ये C4 प्लांट है। अब C3 प्लांट की जब बात की जाती है तो टोटल नंबर ऑफ ATP की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 18 ATP स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायर्ड होते हैं इन C3 प्लांट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 ATP इन रिडक्शन स्टेप, और प्लस 12 ATP के साथ 6 ATP इन रीजनरेशन स्टेप आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं इन केस ऑफ शुगर केन अगर बात की जाए तो यहां पर आपको C3 साइकिल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके अलावा जो है एक सिंगल 6 CO2 की फॉर्मेशन अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर आपको 12 ATP एक्स्ट्रा लगते हैं। 12 ATP एक्स्ट्रा कहाँ लगते हैं, आपको भी पता है कि जब पाइरुविक एसिड जो इसकी मीजोफिल सेल है, C3 एसिड पाइरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर एक ATP जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है AMP के अंदर और बाहर की तरफ रिलीज होता है पायरोफॉस्फेट। मतलब ये पायरोफॉस्फेट 2 ATP कंज्यूम जो होते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है। और आपको पता है कि 6 CO2 के लिए कितना होगा, ये साइकिल कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम चलेगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट टू 2 ATP है। तो 6 टाइम अगर ये साइकिल चल रहा है तो टोटल कितने होंगे 12 ATP। तो C3 साइकिल के 18 ATP प्लस 12 ATP, टोटल C4 साइकिल के अंदर कितने ATP की रिक्वायरमेंट होगी, 30 ATP की। तो 18 ATP इन व्हीट और 30 ATP इन शुगर केन। आपको अच्छे से समझ आया होगा कि शुगर केन की अगर मैं बात करता हूँ, शुगर केन C4 प्लांट है जिसके अंदर क्रेन्स एनाटॉमी आपको देखने को मिल रही है, और क्रेन्स एनाटॉमी अगर है तो यहाँ पे 30 ATP की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पर 18 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, when a sugar are actively transported into the cell as a result of turgor pressure inside the cell। देखो जैसे जैसे आप सेल के अंदर, पूछा क्या आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि एक शुगर जो है वो सेल के अंदर एंट्री लेता है, सेल के अंदर एंट्री ले रहा है कौन, मान लीजिए शुगर मोइटी।
अगर शुगर मोइटी सेल के अंदर एंट्री ले रही है तो यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है, क्या है, वाटर पोटेंशियल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल कम होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए बाहर से वाटर इनर साइड के अंदर एंट्री लेगा, बाहर से वाटर इनर साइड के अंदर एंट्री लेगा, क्योंकि जैसे जैसे शुगर अंदर एंट्री होगी तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो बाहर से वाटर एंट्री लेगा तो इसका टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, अब जैसे जैसे शुगर एंट्री लेती है वैसे वैसे वाटर एंटर होगा तो इसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आपसे पूछा क्या है कि एज अ रिजल्ट ऑफ टर्गर प्रेशर क्या होगा, एज अ रिजल्ट नो चेंज, गलत है बिल्कुल। इंक्रीज यस, बिकॉज द टीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शुगर कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली शुगर कंसंट्रेशन के कोई डिपेंडेंट नहीं होता है। डिक्रीज बिकॉज वाटर मूव्स आउटसाइड फ्रॉम द सेल, नहीं। इंक्रीज बिकॉज द वाटर एंटर्स इनटू द सेल एंड अफेक्ट्स टर्गर प्रेशर, यस। क्यों, क्योंकि देखो व्हेन शुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, एक्टिवली जब ट्रांसपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या है, एनर्जी यहाँ पे आपने खर्च की है, क्या की है, एनर्जी खर्च की है। पहले से शुगर अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, और एक जो है ऑलरेडी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी पहले से क्या है, बना हुआ है। एक्टिवली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मतलब अंदर शुगर ज़्यादा है, बाहर शुगर क्या है, कम है। और जैसे जैसे आप और शुगर यहाँ पे अंदर शुगर ज़्यादा है तो पहले से यहाँ पे क्या होगा, एक टर्गर प्रेशर मेंटेन होगा कि वाटर बाहर से एंट्री ले रहा होगा, बट वाटर बाहर से एंट्री लेकर के, अगर वाटर बाहर से एंट्री ले लेता तो यहाँ पर जो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बनी हुई है ये मैनेज हो जाती, पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पे शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर से आप और इसके अंदर शुगर जो है वो इनटेक करवा रहे हो। जैसे जैसे शुगर आप इसके अंदर इनटेक करवाओगे तो जो इसका टर्गर प्रेशर ऑलरेडी मेंटेन है, जैसे जैसे आप इसके अंदर शुगर एंटर करवाओगे तो जैसे जैसे शुगर एंटर करवाओगे तो इसका टर्गर प्रेशर जो है वो क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होगा बाकायदा। इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि आपने इसके अंदर चाहे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया हो चाहे इनएक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया हो, आपने शुगर कंटेंट यहाँ बढ़ाया है तो बाहर से वाटर भी क्या होगा, अपने आप एंट्री लेना स्टार्ट करेगा। आपने शुगर कंटेंट बढ़ाया है तो वाटर अपने आप एंट्री लेगा तो टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो आप देखें सेल की इनर साइड के अंदर इसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और क्यों, क्योंकि शुगर एंट्री ले रही है तो फिर फर्दर टर्गर प्रेशर के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 101। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, क्वेश्चन नंबर 102, द एक्सपोजर ऑफ सीड इज इन लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डोरमेंसी इज कॉल्ड। देखो एक तो होता है डोरमेंसी को ब्रेक करना, डोरमेंसी को ब्रेक, अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर वर्ड आया है, लो टेम्परेचर यूज किया है। एक होता है पीलिंग, कि जो सीड है, सीड को किसी ना किसी सरफेस से फर्दर क्या किया जा सके, उसको जो है सरफेस पे अच्छे से एकदम से आप ये उसकी अपर साइड की जो पिलिंग है वो करें, सरफेस से अटैच कर करके उसको, और या फिर जो है नाइफ से डायरेक्टली उसको हटाया जा सकता है ताकि वो सीड जल्दी जर्मिनेट करे। वो प्रोसेस जो होता है उसका स्कैरिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैरिफिकेशन। बट लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से जो फर्दर जर्मिनेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन। तो आपकी एनसीईआरटी ने स्कैरिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन ये दोनों पॉइंट डिफाइन नहीं किए हैं। फोटोपीरियोडिज्म डिफाइन किया है, वर्नलाइजेशन डिफाइन किया है, स्कैरिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड नहीं दिया है, बट ये दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर, चैप्टर नंबर 15 के अंदर। 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो आपका 15 है उसमें सबसे लास्ट टॉपिक जो आपका है, लास्ट टॉपिक जो आपका है वो क्या है, सीड डोरमेंसी। क्या है, सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी है। और उस लास्ट टॉपिक के अंदर सीड डोरमेंसी के अंदर ये पूरा कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है। क्लियर है, तो आप अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 102 आंसर इज स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 आप अच्छे से एनालाइज करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 103, द प्रोसेस ड्यू to which water enters in the seed coat when the seed placed in the water for germination is। सबसे पहले तो क्या होगा, इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन प्रोसेस जो है, सबसे पहले सीड के अंदर जो वाटर की एंट्री आपको देखने को मिलती है, सीड के अंदर वाटर एंट्री सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है वो किसकी वजह से होता है, वो इम्बाइबेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, इम्बाइबेशन की वजह से होता है। बाकी जो बाद में की अगर बात करते हैं तो फिर फर्दर अगर जो एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक, डिफ्यूजन फिनोमिना वो सारे हैवी हो जाते हैं, बट स्टिल स्टार्टिंग फेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर इम्बाइबेशन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करें कि स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की तरह कंसिडर होते हैं। क्यों, क्योंकि जो
नाइट्रोजन जो पहले से फिक्स की हुई है, ये स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस नाइट्रोजन जो पहले से फिक्स की हुई है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, वापस उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, जो है अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 104 अच्छे से एनालाइज कर लें। डीनाइट्रिफिकेशन चैप्टर नंबर 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 और मिनरल एंड न्यूट्रिशन के अंदर जो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला फिनोमेना दिया हुआ है, वहाँ पर नाइट्रीफाइंग एंड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में डिफाइन किया हुआ है, जिसमें नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोबैकस है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, उसमें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को अलग से डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 अच्छे से एनालाइज करें, क्या पूछा हुआ आपसे। क्वेश्चन नंबर 105, net yield of ATP when two molecule of fructose 1,6-bisphosphate get converted to alcohol। 1,6-bisphosphate के अंदर देखो आपसे पूछा क्या है, 1,6-bisphosphate कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो आपसे नेट एटीपी पूछा है। होता क्या है कि अगर मैं ग्लूकोज को लेकर के जाता हूँ, ग्लूकोज से 1,6-bisphosphate तक जाता हूँ, 1,6-bisphosphate तक जाता हूँ, फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate तक जाता हूँ, तो 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं। पर अब यहाँ पे कोई ATP कंज्यूम नहीं हो रहा है, आपका साइकिल ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और कितने मॉलिक्यूल पूछे हुए हैं उसने, 2 मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल आपसे पूछे हुए हैं और नंबर ऑफ ATP पूछ रहा है। तो पाइरुविक एसिड तक अगर मैं जाता हूँ, कहाँ पर, पाइरुविक एसिड तक अगर मैं मूव करता हूँ, तो इस प्रोसेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ ATP कितने रिलीज होते हैं, 2 ATP 1,3-bisphosphoglyceric एसिड से 3-phosphoglyceric एसिड एंड 2 ATP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से फर्दर पाइरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है, वहां रिलीज होते हैं। तो टोटल ATP कितने हो गए हैं, 4 इन 1 फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate विच कन्वर्ट्स इन फर्दर अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर अगर कन्वर्ट होता है तो ये जो रिडक्शन स्टेप है, इसके साथ एक NADH2 कंज्यूम होकर किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, NAD पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर लेता है। और ये NAD यहाँ पर फॉर्म होता है, NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होता है, NADH2 के अंदर कन्वर्ट होता है, जब यहाँ पर 1,3-bisphosphoglyceraldehyde 1,3-bisphosphoglyceric एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ जो बना है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है इस प्रोसेस के अंदर, आप देख सकते हैं। बट टोटल ATP आपको कितने मिल रहे हैं, 4 ATP वाया 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate। और आपसे पूछे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आपसे पूछे हुए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate जब इस पाथवे में जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने प्रोड्यूस होंगे, टोटल नंबर ऑफ ATP कितने हो जाएंगे, 1 से 4 हो रहे हैं, तो 4 × 2 टोटल नंबर ऑफ ATP इज 8 ATP। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 अच्छे से एनालाइज करें, क्या है। देखो ये तो एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अंदर एक होता है डेवलपमेंटल जो है प्लास्टिसिटी, एक होती है एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का मतलब कि वाटर के अंदर प्लांट्स की लीफ डिफरेंट काइंड ऑफ देखने को मिलती है। वाटर की अपर सरफेस के अंदर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 106 अच्छे से एनालाइज करें। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी इज शोन बाय, इनमें से कौन सा ऐसा जो एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी शो करता है वो क्या है, इसका बटरकप। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आपका 15, 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 के अंदर प्लास्टिसिटी डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर ये तीनों एग्जांपल किसके बताए हुए हैं, ये तीनों एग्जांपल आपके डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। और जो ये एग्जांपल है आपका, ये किसको डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। किसको डिफाइन करता है, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 अच्छे से एनालाइज करें। पूछा क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एफ ब्लैकमैन ने दिया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर चैप्टर नंबर 13 11th एनसीईआरटी के अंदर लास्ट में जो लिमिटिंग फैक्टर्स आपको शो किए हुए हैं फोटोसिंथेसिस को, वहां पर स्टार्टिंग में जो बेसिक्स बताए उन बेसिक्स के अंदर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बात की गई है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर सबसे कम अमाउंट के अंदर मिलने वाला जो फैक्टर होगा वो एज एन उस रिएक्शन के लिए क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है। इस पूरे कंप्लीट फिनोमिना को दिया किसने था, एफ ब्लैकमैन ने इसको डिफाइन किया था। इसी वजह से पूछा हुआ आपसे कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स वाज गिवन बाय एफ ब्लैकमैन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
108 अच्छे से एनालाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 108, continuity of apoplast is interrupted by water repellent suberin which is found in which cells? कौन सी सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं? रूट एंडोडर्म के अंदर मिलते हैं या शूट एंडोडर्म? रूट एंडोडर्मल सेल्स जो होती हैं, आपको पता है सुबेरिन कहाँ मिलेगा आपको? रूट। continuity of apoplast is interrupted by water repellent, continuity of the apoplast is interrupted by the water repellent suberin which is found in which cells? कौन सी सेल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है? रूट एंड स्टेम एपिडर्मल, स्टेम एंडोडर्मल, इनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। और वाटर रिपेलेंट जो होता है वो आपको रूट एंडोडर्मल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। रूट एंडोडर्मल सेल्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूटी ऑफ द एपोप्लास्ट इज इंटरप्रेट, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर तो आपको एपोप्लास्टिक पाथवे देखने को मिलता है रूट हेयर से जब पूरा कंप्लीट आता है, और जब एंडोडर्म आती है तो यहाँ पे सुबेरिन डिपोजिशन की वजह से इसको सिम प्लास्ट जो है पाथवे फर्दर फॉलो करना पड़ता है। दैट्स वाई आंसर इज रूट एंडोडर्मल। ठीक है, नेक्स्ट आप अच्छे से देखें, ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 आप अच्छे से एनालाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 109 के अंदर, ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन व्हाट शोन बाय। देखो ऑक्सीजन तो रिलीज होती है, ये तो बता दिया था सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले ने। आफ्टर दैट जैन इंजनहाउस ने सेम एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रोसीड किया था कि ग्रीन पार्ट जो होते हैं वो फर्दर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। समझ में आ रही है बात? एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो सेकेंड नंबर पेज है उसमें लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो थर्ड नंबर एंड 4 नंबर लाइन आप देखेंगे, वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि सेम सेटअप ऑफ जोसेफ प्रिस्टले यूज करके जैन इंजनहाउस ने बताया था। एक बार उस सेटअप को डार्क में रखा था, एक बार उस सेटअप को कहाँ रखा था? लाइट के अंदर रखा था। इससे कंक्लूड किया था कि फर्दर क्या नाम है प्लांट्स है वहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ ग्रीन पार्ट से ही फर्दर रिलीज होती है, इसके नॉन ग्रीन पार्ट से रिलीज नहीं होती। सो द क्वेश्चन आंसर इज बी, जैन इंजनहाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1010, क्वेश्चन नंबर 1010 आप अच्छे से एनालाइज करें। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1110, इंडक्शन ऑफ द अल्फा एमाइलेज इन बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट इज द बायोएसए4। देखो अब बार्ले एंडोस्पर्म मतलब इस सीड जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सीड जर्मिनेशन की। और सीड जर्मिनेशन के अंदर आपका जो एमाइलेज स्टोर्ड होता है एंडोस्पर्म के अंदर, उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जिब्रेलिक एसिड। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? जिब्रेलिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? जिब्रेलिन। क्या बोला जाता है? जिब्रेलिन। तो क्वेश्चन नंबर 110 के अंदर आप अच्छे से एनालाइज कर लें। इंडक्शन ऑफ द अल्फा एमाइलेज इन बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट इज द बायोएसए4 जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 एनालाइज करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 111? हाँ जी, क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। इनमें से एक्टिव एब्जॉर्प्शन को कौन डिफाइन करता है? सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट वन, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सोइल एज चार्ज पार्टिकल। यस, 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो आपका 11 है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 111। 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 का जो 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 में ये 111 क्वेश्चन मिनरल एंड न्यूट्रिशन जो जो आपको मिनरल वाले पार्ट, मिनरल ट्रांसलोकेशन का जो पार्ट दिया हुआ है वहां पर दिया हुआ है। उसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये दोनों पॉइंट्स आपको डिफाइन किए हुए हैं। क्या क्या है? क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्टिव एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करता है। तो फर्स्ट वन मिनरल्स आर प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में होता है, इसी वजह से वो एक्टिव को डिफाइन करेंगे। सेकंड नंबर की अगर बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स इन सॉइल इज यूजुअली लो एज कंपेयर टू द रूट हेयर। यस,
जनरली क्या होती है, रूट हेयर्स की कंपैरिजन में कम होती है, फिर भी उनका इंटेक किया जाता है, दैट्स वाई आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, ऐसा है। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सोइल एज न्यूट्रल पार्टिकल, ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सोइल इज यूजुअली हाई एज कंपेयर टू द रूट हेयर, ऐसा भी नहीं है। सो द आंसर इज बी। 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है इसकी, बिल्कुल सही है। अच्छे से देख लें, रिगार्डिंग टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, अच्छे से एनालाइज करें क्या पूछा हुआ है आपसे 112 के अंदर। ड्राई सीड्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर स्वेल अप ड्यू टू द, अभी एक जर्मिनेशन वाला आया था, सीड जर्मिनेशन के अंदर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 112 आप अच्छे से एनालाइज कर लें कि जब ड्राई सीड प्लेस्ड इन वाटर स्वेल्स ड्यू टू द इम्बाइबेशन, किसके थ्रू, इम्बाइबेशन के थ्रू फर्दर वो स्वेल अप करते हैं, एक ही तरीका है। उसके बाद नो डाउट डिफ्यूजन जो है वो फिनोमेना यहाँ पे लग जाता है, बट स्टार्टिंग फेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्बाइबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 के अंदर अच्छे से एनालाइज करें क्या पूछा हुआ आपसे। बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता नहीं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी। चैम्बर ए के अंदर क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है मीन्स, और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। अब वाटर पोटेंशियल जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से वाटर अपनी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ये यहाँ पे लेस नेगेटिव है, ये क्या है, लेस नेगेटिव है, और यहाँ पर ये मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव। मान लीजिए यहाँ पर 100 पार्टिकल्स है तो -100 हो गया है, और ये कितनी है, 10 पार्टिकल्स है तो -10 हो गई है, क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल के इक्विवेलेंट ही है इस समय आपका वाटर पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि जब बात की जाती है वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर आपने एक क्लोज चैम्बर ले लिया है तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे। अब सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर मैं सोल्यूट के नंबर देखूँ तो 10 है और वहाँ पे 100 है, बट इनको अगर मैं इन केस ऑफ पोटेंशियल स्केल अगर मैं बात करता हूं तो इन सोल्यूट के आने की वजह से वाटर पोटेंशियल के अंदर कितनी कमी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। वाटर पोटेंशियल यहां पे -10 हो जाएगा इन केस ऑफ चैम्बर ए, एंड वाटर पोटेंशियल इज -100 इन केस ऑफ चैम्बर बी। चैम्बर बी के अंदर 100 और चैम्बर ए के अंदर 10। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द चैम्बर ए टू बी। चैम्बर ए टू बी जाएगा, यस बिल्कुल सही है। मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी, कभी भी सोल्यूट यहां पर मूव नहीं करेगा। Presence of a semi-permeable membrane is necessary for this process to occur. Yes, semi-permeable membrane की requirement होती है ताकि easily यहाँ पर solvent move कर सके. And the direction and rate of the osmosis depend on the both pressure gradient and कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिल्कुल सही है कि जब भी मैं बात करता हूं यहां पर तो आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट, सोल्यूट पोटेंशियल की भी बात की जाती है और प्रेशर पोटेंशियल की भी बात की जाती है। इनके बेसिस पे ही फर्दर आप मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हो। सो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, सेकंड, कभी भी सोल्यूट जो है वो ए टू बी में कभी मूव नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 113 आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 अच्छे से एनालाइज करें क्या पूछा आपसे, पूरा रिएक्शन जो आपको दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 114 के अंदर आपसे पूछा गया है कि रिएक्शन कैरिड आउट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स इंक्लूड्स, और रिएक्शन आपको दी हुई है कि अमोनिया फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें, नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, आफ्टर दैट नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, और नाइट्राइट से फिर फर्दर नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू। स्टेप 1 इज कैरिड आउट बाय द नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। यस, स्टेप 1 जो फर्दर आपको देखने को मिलता है जिसमें अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, ये स्टेप किसके थ्रू किया जाता है, किसके थ्रू, फिर फर्दर नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास। स्टेप सेकंड इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोवेक्टर, बिल्कुल सही है। जब नाइट्राइट को नाइट्रेट में आप कन्वर्ट करते हो, नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट करते हो, नाइट्रेट में, तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और थर्ड क्या पूछा आपसे, बोथ स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। यस, दोनों किस क्या कंसिडर हो सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन हो सकते हैं। और बैक्टीरिया कैरिंग आउट दीज स्टेप आर यूजुअली फोटो ऑटोट्रॉफ, नहीं, ये फोटो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। किस कैटेगरी के अंदर आते हैं ये आते हैं कीमो
ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अच्छे से देख लेना, एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर 11th एनसीईआरटी में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के जस्ट अपर साइड में जो पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ के अंदर आपको मेंशन किया हुआ है, सबसे लास्ट 2 लाइंस के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे होते हैं ये कीमो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी के अंदर आते हैं रादर देन फोटो ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, अच्छे से एनालाइज करें क्या है क्वेश्चन नंबर 115। देखें, with regard to the biological nitrogen fixation by rhizobium in association with soybean, which one of the following statement does not hold true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सही नहीं है? चाहे वो किसी के भी थ्रू हो, राइजोबियम के थ्रू हो रही है तो मतलब यहाँ पे वर्किंग कौन करेगा? यहाँ पे वर्किंग किसकी होगी? नाइट्रोजिनेज की होगी। इसकी वर्किंग होगी नाइट्रोजिनेज की वर्किंग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले आप अच्छे से एनालाइज कर लें क्या है। नाइट्रोजिनेज में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग। क्या नाइट्रोजिनेज अपनी फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इसके पास? नहीं, इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्या बोला है कि नाइट्रोजिनेज इज एमओएफई प्रोटीन। यस, नाइट्रोजिनेज एक एमओएफई प्रोटीन की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड क्या बोला है? लेग हीमोग्लोबिन इज अ पिंक कलर पिगमेंट। यस, बिल्कुल सही है। एंड नाइट्रोजिनेज हेल्प्स इन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड टू से फर्दर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। यस, ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सो आपसे पूछा हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है क्वेश्चन? अच्छे से देखें कि डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड सो बिकॉज। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन बोलते हैं क्यों? इट अकर्स इन डार्क ऑल्सो, इसी वजह से बोलते हैं? नहीं। इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लाइट एनर्जी, बिल्कुल सही है। लाइट एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है, इसी वजह से इसको डार्क जो है रिएक्शन बोला जाता है। इट कैन नॉट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, ऐसा नहीं है, ड्यूरिंग डे टाइम हो सकती है। इट अकर्स मोर रैपिडली एट नाइट, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि इसके लिए आपको लाइट की डायरेक्टली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? डार्क रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। किस पे? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे फर्दर ये डिपेंड करती है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 116 के अंदर डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के अंदर किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। अच्छे से एनालाइज कर लें क्वेश्चन नंबर 117 को, क्या दिया है आपको इसके अंदर। The correct sequence of flow of electron, question number 117. The correct sequence of flow of electron in the light reaction is, light reaction के अंदर sequence आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 117 कि PS सेकेंड प्लास्टोकिनोन साइटोक्रोम्स, PS फर्स्ट एंड आफ्टर दैट फेरिडोक्सिन। फर्स्ट आपको दिया हुआ है एक PS सेकेंड से अगर मैं लाइट रिएक्शन की बात करता हूँ और यहाँ पे PS फर्स्ट PS सेकेंड दोनों इन लोग रहते हैं। PS सेकेंड से पहले जाता है प्लास्टोकिनोन से फिर फर्दर साइटोक्रोम से जाएगा फिर फर्दर PS फर्स्ट एंड PS फर्स्ट से फेरिडोक्सिन। इट सीम्स करेक्ट। नेक्स्ट, PS फर्स्ट से फर्दर प्लास्टोकिनोन, नहीं, फेरिडोक्सिन के पास जाता है। PS फर्स्ट से फेरिडोक्सिन एंड PS सेकेंड, नहीं, PS फर्स्ट से फर्दर प्लास्टोकिनोन, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अपने को पता है क्या है कि PS सेकेंड से स्टार्ट होता है। सबसे पहले किसके पास जाता है? सबसे पहले जाता है फियोफाइटिन के पास। किसके पास जाता है? फियोफाइटिन। आफ्टर दैट प्लास्टोकिनोन, आफ्टर दैट साइटोक्रोम के बाद कहां जाएगा? प्लास्टोसाइनिन से क्या जाता है? PS फर्स्ट के बाद जाता है और PS फर्स्ट से फिर फर्दर जाता है ये फेरिडोक्सिन के पास। किसके पास जाता है? फेरिडोक्सिन के पास जाता है और फेरिडोक्सिन से फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन जाता है आपका NAD पॉजिटिव के पास और NAD पॉजिटिव से फिर फर्दर मूव करता है NADH2 के पास। तो इसमें सीक्वेंस अगर करेक्ट आप देखें तो क्या आएगा आपके पास? फर्स्ट। क्या सीक्वेंस आएगा इसका? फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आप अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 118 क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 118 सुने,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन के अंदर आपको फर्मेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है। इनमें कौन से हैं? इन मैनी प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यस। इन जर्मिनेटिंग सीड, यस। एंड ऑल ऑफ दीज, मतलब ये तीनों ही करेक्ट हैं। तो आप क्या आ जाएगा आपके पास? इसके पास आंसर डी। आप कहेंगे सर जर्मिनेटिंग सीड कहाँ दिया हुआ है? ये तो एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14, 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 और पेज नंबर इसका 1 2 3 4 5 6। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो आपको 1 2 3 4 5 नंबर पेज पे जो फर्स्ट पैराग्राफ डिफाइन किया हुआ, उस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर फर्मेंटेशन के प्रोसेस यूनिसेलुलर यूकैरियोट और मैनी प्रोकैरियोट्स दोनों दिए हुए हैं। बट सीड, जो जर्मिनेटिंग सीड है वो वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है। जर्मिनेटिंग सीड वाला जो पॉइंट है वो आपको इसी चैप्टर की समरी के अंदर, अगर आप जब जाएंगे तो समरी के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मिड के अंदर 8-10 नंबर जो लाइंस होगी वहां पे जाकर के देखना, वहां पे स्पेशली मेंशन करके लिखा हुआ है कि जर्मिनेटिंग सीड जो होती है उनके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलती है? एरोबिक कंडीशन होती है स्टिल, फिर भी वहां पे आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। तो ध्यान रख लेना। क्या आएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, अच्छे से एनालाइज कर लें। क्या पूछा हुआ है आपसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर और दैट लीड टू द हायर यील्ड। सीधी सी बात है, C3 प्लांट जो होते हैं आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 अच्छे से एनालाइज करें। आपको पता है चैप्टर नंबर जो आपका 13 है फोटोसिंथेसिस, 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13, जहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग दिए उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको बताया हुआ है कि नो डाउट 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, माइक्रोलीटर पर लीटर एंड 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, ये C4 प्लांट की रेंज है, सैचुरेशन रेंज, और ये C3 प्लांट की है। तो C3 प्लांट के लिए जो करंट अभी अपनी 300 माइक्रोलीटर पर लीटर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है वो C3 के लिए लिमिटेड है। अगर आप क्या करें, इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो इसकी रेंज बहुत अच्छी खासी है। इसी वजह से फिर फर्दर ये क्या करेगा? आपको ज़्यादा यील्ड जो है प्रोवाइड करके जाएगा आपके क्रॉप्स की। तो होता क्या है, इन केस ऑफ C3 प्लांट, अगर आप यील्ड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो एनवायरनमेंट के अंदर क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। दैट्स वाई, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 13 के अंदर सेकंड लास्ट जो आपका पेज है, उस सेकंड लास्ट पेज पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके सेकंड पैराग्राफ के सॉरी जो लास्ट वर्ड आपको डिफाइन किया हुआ है वो क्या केयर किया हुआ है? टोमेटो और बेल पेपर जो ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर करके इनकी अमाउंट को, इनके जो यील्ड जो है उनको इंक्रीज किया जा रहा है। ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी के स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 120, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर कंटेन्स, हाँ जी, प्लांट हार्मोन की बात की हुई है आपसे। क्वेश्चन नंबर 120 अच्छे से एनालाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 120 को क्या दिया हुआ है कि कोकोनट वाटर कंटेन्स, कोकोनट वाटर किसके अंदर देखने को मिलता है? साइटोकाइनिन के अंदर देखने को मिलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होना चाहिए। 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 साइटोकाइनिन की 3rd नंबर 4 नंबर लाइन के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 एनालाइज करें। क्या पूछा आपसे? द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, एपिकल डोमिनेंस किसके थ्रू कॉज किया था? क्वेश्चन नंबर क्या है? 121, क्वेश्चन नंबर 121 अच्छे से एनालाइज कर लें। एपिकल डोमिनेंस जो है वो उसको एक्टिवेट कौन करता है? एपिकल डोमिनेंस, इसका एक्टिवेटर कौन है? इसका एक्टिवेटर है आपका ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। और उसका जो इनिबिटर है वो कौन है आपका? उसका इनिबिटर है आपका साइटोकाइनिन। कौन है इसका इनिबिटर? साइटोकाइनिन। तो ये आप अच्छे से देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 121 के अंदर इसका एक्टिवेटर कौन है? इसका एक्टिवेटर है आपका ऑक्सिन, और इसका जो इनिबिटर है वो इनिबिटर क्या है इसका? साइटोकाइनिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122
क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट प्लांट्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही होगा। नॉन सेलेक्टिव बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या रिक्वायर्ड है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। और अगर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो सिलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ही फिर फर्दर, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही फर्दर ये क्या करती है, मूव करवाती है। तो पता होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका बिल्कुल गलत है। पूछा हुआ है गलत फीचर क्या है, अकर्स थ्रू मेम्ब्रेन्स, यस। रिक्वायर एटीपी, यस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। सो आंसर इज सेकंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, अच्छे से एनालाइज करें। क्या बोला है, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की अगर मैं बात करता हूं, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 अच्छे से एनालाइज करें। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0, और 0 क्या होता है इसका, मैक्सिमम। जैसे जैसे आप इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते जाते हैं तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना है, 0। जैसे जैसे सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते जाते हैं तो ये माइनस के अंदर मूव करता है, -2, -3, -4, इस तरीके से जो है फर्दर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ध्यान रख लेना। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर 11th एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, अच्छे से एनालाइज करें। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू द, क्वेश्चन नंबर 124, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू द। अब रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन से डेवलप होता है या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन से। पैसिव एक्टिव एब्जॉर्प्शन से रूट प्रेशर डेवलप होने वाला नहीं है। रूट प्रेशर पैसिव एब्जॉर्प्शन से डेवलप होने वाला नहीं है। पैसिव का मतलब क्या है कि सेल की इनर साइड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और आउटर साइड में ज़्यादा, तो अपने आप वाटर इनटेक हो रहा है, उस समय रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता है। रूट प्रेशर के लिए मेन, वैसे तो आपको पता है रूट प्रेशर के लिए दोनों फैक्टर चलते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मेनली जो फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है वो क्या होता है इसका, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पुल के लिए इंपॉर्टेंट है। मेनली जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, वो रूट प्रेशर को डेवलप करवाता है। एनसीईआरटी के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट जो प्रेशर है अलग से एक डिफाइन किया हुआ टॉपिक, उसके अंदर आपको फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा कि रूट प्रेशर डायरेक्टली जो है किस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, अच्छे से आप एनालाइज करें। पूछा हुआ है कि गार्ड सेल्स जो हैं वो किस में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 के अंदर एनालाइज करें। आपसे पूछा हुआ है गार्ड सेल्स हेल्प्स इन, 125 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन, गट्टेशन, फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। ये नहीं है, फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन डायरेक्टली कोई गार्ड सेल्स का वर्क नहीं है। गट्टेशन और ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के अंदर गार्ड सेल्स हेल्प करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, और गट्टेशन जो है वो हाइड्रेथोड्स के थ्रू होता है, हाइड्रेथोड्स के थ्रू होता है, जो रूट प्रेशर की वजह से। मेन पॉजिटिव फैक्टर इसका क्या होता है, रूट प्रेशर होता है, और जबकि गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हेल्प करती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया है कि 125 नंबर पे क्या होगा इसका आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर नंबर आपका 11 ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर, जहाँ पे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग को डिफाइन किया हुआ है, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग को डिफाइन किया हुआ है, वहां पर इसको अच्छे से बताया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, अच्छे से एनालाइज करें। क्या पूछा आपसे, अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में पूछा हुआ है। दो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ जो आपकी एनसीईआरटी डिफाइन करती हैं, एक अर्थमेटिक ग्रोथ है और एक जियोमेट्रिक ग्रोथ है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 अच्छे से एनालाइज करें कि अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर होता क्या है कि एक सेल जो है फर्दर 2 सेल के अंदर डिवाइड होती है। ये 1A सेल जो है फिर फर्दर किसमें डिवाइड हो रही है, A1 और A2 के अंदर डिवाइड हो रही है, और A2 जो है वो फर्दर क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और डिफ्रेंशिएट होकर के, और A1 के अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी है जो फिर फर्दर किस में कन्वर्ट होती है, A3 एंड A4 के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, A4 फिर फर्दर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो एक आपको फिक्स जो है
सेल्स ग्रोथ के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें से एक एक सेल डिफरेंशिएट होती जाती हैं और ये सिंगल सिंगल सेल जो है वो स्टिल जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी अभी प्रेजेंट होती है, ये अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर देती हैं। तो एक आपको इसका जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, एक सर्टेन एज के बाद जो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है नंबर ऑफ सेल्स का। जनरली जो रूट इलोंगेशन जो पॉइंट होता है, रूट इलोंगेशन का जो एरिया है, उस रूट इलोंगेशन वाले एरिया के अंदर आपको ऐसी ग्रोथ देखने को मिलती है जो सिंक्रोनाइज फैशन के अंदर होती है, बिल्कुल ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं जो टी टाइम पे फर्दर उसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ वो, और जो पहले से प्रेजेंट था प्लस आर टी इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो उसको डिफाइन किया हुआ है। सो आंसर इज सी। अच्छे से एनालाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। क्या पूछा आपसे कि विद रेफरेंस 127, with reference of the factors affecting rate of the photosynthesis which one of the following statement is not correct। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अप टू द 0.05% कैन एनहेंस द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। यस, क्योंकि आपको पता है कि 450 माइक्रोलीटर पर लीटर आपको कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, मतलब हायर रेट देखने को मिलती है किनके अंदर, C3 प्लांट के अंदर। नेक्स्ट, C3 plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis while the C4 plant having much lower temperature optimum। बिल्कुल गलत है। C4 plant more adapted होते हैं higher temperature के rather than C3 plant। तो आपसे इससे wrong statement पूछा, wrong statement तो आपके पास आ गया है सेकंड, बट नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। टोमेटो इज द ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन द कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। यस, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्या पूछा है, लाइट सेचुरेशन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स 10% ऑफ फुल सनलाइट। यस, बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको कहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर जो फैक्टर अफेक्टिंग फिनोमिना दिए हुए हैं वहां पर डिफाइन किए हुए हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 127 आंसर इज बी। अच्छे से एनालाइज कर लें, क्या है इसका आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 है ये कि द प्रोसेस विच मेक्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। C3 एंड C4 प्लांट के अंदर आपको मेजर डिफरेंस क्या देखने को मिलता है इन दोनों के अंदर। अच्छे से देखें कि ग्लाइकोलाइसिस दोनों के अंदर होता है, कैल्विन साइकिल दोनों में प्रेजेंट होता है, फोटो रेस्पिरेशन C3 के अंदर होता है और C4 के अंदर ये एब्सेंट होता है, और रेस्पिरेशन दोनों के अंदर देखने को मिलता है। तो मेजर डिफरेंस किस चीज का आता है, फोटो रेस्पिरेशन का आता है। क्यों, क्योंकि C4 प्लांट इज मोर एडेप्टेड टू द फोटोसिंथेसिस रेदर देन C3 प्लांट, क्योंकि C4 प्लांट के अंदर क्राइंस एनाटॉमी होती है, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर क्या आ जाता है, फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 129 को पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 129 क्या है 129 कि अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। फोटो रेस्पिरेशन उसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। हैव इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर। मेन पॉइंट आप यहाँ पे फोकस करें, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, और हैज इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी एंड हैज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी टू द नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। In which of the following physiological group would you assign the plant? मेनली यहाँ पे आपको कौन सा देखो, अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर रहा है, तो मेनली कौन से प्लांट होंगे, C4 प्लांट। एनसीईआरटी के अंदर C4 प्लांट जो दिया उसका सेकंड पैराग्राफ जाकर के देखना, चैप्टर नंबर जो आपका 13 है, 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 के अंदर आपको जो है C4 प्लांट जहाँ पे दिए उसका सेकंड पैराग्राफ के अंदर सारे फिनोमिना लिखे हुए हैं। और आपको बता देता हूँ आपके नीट एग्जाम के अंदर 2 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। क्यों, एक बार तो पूछा गया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर्स देकर के कौन सा प्लांट है, एक बार प्लांट का नेम देकर के पूछा हुआ कि इनमें से कितने फैक्टर्स जो हैं वो फर्दर ये फॉलो करता है। तो अच्छे से देख लेना क्वेश्चन नंबर 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर आपसे पूछा हुआ है क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन। क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होते हैं, फोटो पिगमेंट्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटो
पिगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से क्रोमेटोफोर किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। तो आप अच्छे से देख लें, क्वेश्चन नंबर 130 आंसर इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से एनालाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 131, क्या पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल रिलीज रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 131 131। इसको आप अच्छे से एनालाइज करें। पूछा गया कि क्या गया है आपसे कि ड्यूरिंग वन क्रैब साइकिल, एक सिंगल क्रैब साइकिल के अंदर आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, NADH एंड FADH2 कितने कितने रिलीज होते हैं। क्रैब साइकिल की अगर बात करते हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज होते हैं, एक आपका सिट्रिक एसिड से, फर्दर जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रिक ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड बनता है, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड के बाद फिर फर्दर जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या बाहर की तरफ रिलीज होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज होगा। तो इस कंडीशन के अंदर एक CO2 बाहर की तरफ रिलीज होती है, और अल्फा कीटोग्लूटारेट से फिर फर्दर सक्सिनाइल कोएंजाइम की जब फॉर्मेशन होती है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A की जो फॉर्मेशन होती है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज होता है। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज हो गए हैं, 2 रिलीज हो गए हैं। आफ्टर दैट NADH2 की अगर बात की जाती है तो पूरी प्रोसेस के अंदर 3 NADH2 मॉलिक्यूल, एक कहाँ पे रिलीज होता है, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सेकंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम, और थर्ड नंबर जो रिलीज होता है वो कहाँ पर, मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यहाँ पर एक NADH2 की फॉर्मेशन होती है। तो आप देख लें फर्स्ट नंबर कार्बन डाइऑक्साइड 2 यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, 3 यहाँ पे NADH2 और 1 कहाँ पर, FADH2 यहाँ पर रिलीज होता है। आप अच्छे से एनालाइज कर लें क्वेश्चन नंबर 131 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, A। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से एनालाइज करें, क्वेश्चन नंबर 132, क्या पूछा आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 132, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 132 एनालाइज करें। वेयर द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लोकेटेड इन द प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। सीधी सी बात है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, अपने को भी पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है, ये इसकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को आप अच्छे से एनालाइज कर लें। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर क्या हो गया इसका, C। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से एनालाइज करें, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन, मीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तीनों के लिए कॉमन पूछा है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 133 के अंदर तीनों के लिए कॉमन, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ, ये तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एंट्री ले सकता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6-बिसफॉस्फेट कार्बोहाइड्रेट एंट्री ले सकता है, पायरुविक एसिड से जो है आपके डायरेक्टली प्रोटीन्स एंट्री ले सकते हैं, और पायरुविक एसिड से कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता। अगर मैं फैट की बात करता हूँ तो फैट में 2 कार्बन कंपाउंड चाहिए, और पायरुविक एसिड के अंदर क्या होंगे, 3। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यहाँ से एंट्री ले सकता है, नो डाउट, यहाँ से आपका प्रोटीन एंट्री ले सकता है, नो डाउट, बट यहाँ से आपका फैट एंट्री नहीं ले सकता। तो फैट की एंट्री के लिए 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई आंसर इज D। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 अच्छे से एनालाइज करें। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 134 के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको डिफाइन किया हुआ है, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोन एक्यूमुलेट्स इन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटोन कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस आपको देखने को मिलता है वहाँ पे प्रोटोन एक्यूमुलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है ये, कितना है, क्वेश्चन नंबर 134। अच्छे से एनालाइज कर लें। देखो आपको भी पता है, जो लास्ट डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया था, अच्छे से एनालाइज करें। यहाँ पर प्रोटोन एक्यूमुलेट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट्स वाई आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135,
अच्छे से एनालाइज करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 135? क्या पूछा है आपसे कि इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट ऑफ द ईयर टू इंक्रीज यील्ड। आपको पता है पाइनएप्पल एनसीईआरटी के अंदर दो जगह डिफाइन किया हुआ। आपका चैप्टर नंबर जो 15 है 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 के अंदर पाइनएप्पल दो ही साइट ऐसी है जहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एक तो है उसका ऑक्सिन, एक है उसका ऑक्सिन, और सेकंड नंबर उसमें क्या है, इथाइलिन। सेकंड नंबर उसमें क्या है, इथाइलिन। तो ऑक्सिन और इथाइलिन ये दो ही आपकी साइट ऐसी है जहाँ पर फर्दर क्या किया जाता है, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावर्स को इंड्यूस किया जाता है और पाइनएप्पल के अंदर फ्रूट साइड के अंदर सिंक्रोनाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अच्छे से एनालाइज कर लें क्या है। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 को आप अच्छे से एनालाइज करें। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप आर अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। अर्ली ड्रॉप जो है वो ऑक्सिन प्रिवेंट करता है और जो इसके अंदर मैच्योर होते हैं उनको जल्दी से ये ड्रॉप करवाता है। ये ऑक्सिन का वर्क है। किसका वर्क है? ऑक्सिन का। क्वेश्चन नंबर 136 आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 अच्छे से एनालाइज करें। क्या दिया हुआ है कि टिपिकल ग्रोथ ऑफ कर्व प्लांट इज, टिपिकल ग्रोथ टाइप का कर्व जो आपको प्लांट्स में कौन सा देखने को मिलता है, वो सिग्मोइड टाइप ऑफ कर्व आपको देखने को मिलेगा। और है क्या वो सिग्मोइड टाइप ऑफ कर्व? इधर देखिए, स्टार्टिंग के अंदर लैग फेज आती है, फिर इसकी लॉग फेज, और फिर फर्दर क्या आ जाती है, स्टेशनरी फेज, फिर फर्दर क्या आ जाती है, इसकी स्टेशनरी फेज आ जाती है। ये क्या है, इसकी स्टेशनरी फेज। पहले क्या है, इसकी लैग फेज, आफ्टर दैट लॉग फेज, और लास्ट वन क्या है, इसकी स्टेशनरी फेज। और स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होता है, सैचुरेशन। ये हर एक प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ टिपिकल टाइप ऑफ सिग्मोइड कर्व जो है आपको एनालाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 अच्छे से एनालाइज करें। क्या दिया हुआ है इन क्वेश्चन नंबर 138 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 138 के अंदर आपसे पूछा गया है, देखें क्वेश्चन नंबर क्या है, 138। क्वेश्चन नंबर 138, सबसे पहले शुगर केन, गेहूं, जौ, मक्का, फिर फर्दर सोरगम, राइस, सरसों, मटर। ऊपर दिए गए पादों में से कितने C4 प्लांट है? C4 प्लांट जो हैं मोस्ट ऑफ मोनोकोट्स होते हैं, बट वीट एंड राइस इनको आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, वीट एंड राइस की। C4 प्लांट की बात करते हैं तो C4 प्लांट के अंदर आपको कौन कौन से प्लांट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? एक आपको देखने को मिल रहा है गन्ना, सेकंड नंबर आपको देखने को मिल रहा है मक्का, मतलब शुगर केन एंड मेज आपके एनसीईआरटी के दोनों एग्जांपल। ये C4 प्लांट नहीं है। गेहूं और जो कैसे होते हैं C3, ये भी कैसे है C3। सरसों, आपके पास बचा क्या, सोरगम। सोरगम की अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छे से एनालाइज करें। शुगर केन, वीट, बार्ले, मेज, सोरगम, राइस, मस्टर्ड एंड पी। मस्टर्ड एंड पी तो सीधा ही आप कट कर दें, डाइकोट है। वीट एंड जो आपका बार्ले, वीट एंड बार्ले, और उसके बाद आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं शुगर केन। शुगर केन के अंदर देखने को मिलेगा, मेज के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है, राइस भी कैसा है डाइकोट के अंदर कैटेगरी के अंदर, सोरगम। तो कितने आ जाएंगे, 3 प्लांट आ जाएंगे आपके पास। कौन कौन से? नहीं, बार्ले भी, वीट एंड बार्ले, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 प्लांट्स आ जाएंगे जो C4 की कैटेगरी में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 अच्छे से एनालाइज कर लें। क्या है क्वेश्चन नंबर 139, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट ये है, मास फ्लो नहीं होता है, बल्क फ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 139। अच्छे से एनालाइज कर लें। मास फ्लो या बल्क फ्लो देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर, जो है बहुत कम अमाउंट के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इजीली धीरे धीरे जो है सॉल्यूट डिफ्यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140, मैक्सिमम रेडॉक्स पोटेंशियल इन द फोटोफॉस्फोराइलेशन इज। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 140। मैक्सिमम रेडॉक्स पोटेंशियल जो रेडॉक्स स्केल के अंदर पूरा कंप्लीट सबसे अपर साइड में दिया होगा उसका होता है। तो ये कैसे पता चलेगा?
जब भी अपने बात करते हैं PS फर्स्ट एंड PS सेकंड की, मान लीजिए PS सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने बोला फियोफाइटिन आ गया है। क्या आ चुका है? फियोफाइटिन आ गया है। ठीक है, फियोफाइटिन से फिर फर्दर मूव करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? PS फर्स्ट के पास जाता है। कहाँ जाता है? PS फर्स्ट। और PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इसके फेरेडॉक्सिन के पास जाता है। कहाँ पे? फेरेडॉक्सिन। तो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अंदर ये मैक्सिमम आपको ऊपर साइड में देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिलता है? सबसे ऊपर की साइड में आपको रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल पूछा हुआ है, तो किसका होगा? फेरेडॉक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। अच्छे से देखें, मेजर सिमिलरिटी बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, इन दोनों में मेजर सिमिलरिटी क्या है? बोथ आर नॉन सेलेक्टिव, बिल्कुल गलत है। बोथ आर पैसिव, बिल्कुल गलत है। बोथ आर कंज्यूमेटिव, बिल्कुल गलत है। बोथ रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन, यस, दोनों के अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या है ये आपका? ये आपका क्वेश्चन नंबर है 141। क्वेश्चन नंबर 141। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। अच्छे से एनालाइज करें आप। क्या है क्वेश्चन नंबर 142? पूछा क्या है? एफ स्कूक तथा मिलर ने काइनेटिन को पहचाना, एंड ई कुरोसावा जिब्रेलिक एसिड से संबंधित है। FW वेंट, इनमें से कौन सा कथन गलत है ये पूछा हुआ है। एफ स्कूक ने सबसे पहले साइटोकाइनिन को पहचाना, बिल्कुल सही है। ई कुरोसावा जिब्रेलिक एसिड से संबंधित है, बिल्कुल सही है। FW वेंट ने ऑक्सिन को जई के अंकुर प्रांकुर चोल शिखर से पृथक किया, बिल्कुल सही है। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले ऑक्सिन के जई को, नहीं, चार्ल्स डार्विन अंकुर को प्रांकुर चोल से शिखर से उसके, नहीं, जई वाला जो एक्सपेरिमेंट है FW वेंट के द्वारा किया गया था, एविना कर्वेचर टेस्ट। तो डी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल गलत है। तो आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। आप अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फैक्टर्स अफेक्ट द ट्रांसपीरेशन, इनमें से कौन सा प्लांट्स फैक्टर जो है ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करता है? प्लांट फैक्टर पूछा हुआ है। बाकी सारे आपको एनवायरमेंटल फैक्टर भी देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है। प्लांट फैक्टर सिर्फ एक ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो क्या है? परसेंटेज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 144 आपसे काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि मैच्योर सेल क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती है, सेनीसेंस फेज, डिफरेंशिएशन, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, ये सब कुछ बताया हुआ है और इनको एक सीक्वेंस के अंदर आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। आफ्टर दैट मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के बाद प्लाज्मेटिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद डिफरेंशिएशन जो है आपको देखने को मिलता है। डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या आ जाएगा? बी, आफ्टर दैट ई, और बी ई आपके पास एक ही ऑप्शन के अंदर है, बी ई डी, फिर फर्दर ए एन सी। सेनीसेंस सबसे लास्ट में आएगा, तो सेनीसेंस इन तीन ऑप्शन के अंदर था और बी ई सबसे पहले एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप रिगार्डिंग रूट नोड्यूल फॉर्मेशन बाय राइजोबियम। राइजोबियम के रूट नोड्यूल का जो है करेक्ट सीक्वेंस आपको देखना है। 145, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप रिगार्डिंग रूट नोड्यूल फॉर्मेशन बाय राइजोबियम। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? अटैचमेंट टू एपिडर्मिस। फर्स्ट वन क्या है? अटैचमेंट टू एपिडर्मिस। सेकंड वन क्या है? इन्फेक्शन थ्रेड। और थर्ड वन रूट हेयर कर्ल। तो सबसे पहले आपको रूट हेयर कर्ल आपको देखने को मिलता है, फिर एक इन्फेक्शन थ्रेड की फॉर्मेशन होती है और आफ्टर दैट रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दैट किसकी फॉर्मेशन होती है? रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से देख लें। आफ्टर दैट किसकी फॉर्मेशन होती है? रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। सो इन क्वेश्चन नंबर 145 आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। सेलेक्ट द मैच्ड वंस, इनमें से 146 सेलेक्ट द मैच्ड वंस, इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है जो आपस में मैच कर रहे हैं?
फर्स्ट वन नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नहीं, नाइट्रोबैक्टर का वर्क है। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर वर्क करता है, बिल्कुल सही है। नोस्टोक जो होता है वो क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर की तरह कार्य करता है। नोस्टोक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर की तरह कार्य करता है, तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147, रूट नोड्यूल्स ऑफ सोयाबीन हैव, सोयाबीन के जो रूट नोड्यूल्स हैं वो आपको उनके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, यूरिड्स आपको देखने को मिलेगा। यस, क्या सोयाबीन के जो क्वेश्चन नंबर 147 के अंदर यूरिड्स आपको देखने को मिलेगा। यस, अब यूरिड्स तो हैं ही हैं, क्योंकि यूरिड्स के फॉर्म में ये पूरा कंप्लीट परिवहित होता है। फिर फर्दर नाइट्रोजनेज एंड लैग हीमोग्लोबिन, ये तो मेन फैक्टर्स हैं। जब भी अपने बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नाइट्रोजिनेज और लैग हीमोग्लोबिन ये दोनों क्या हैं, इसके मेन फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, आप अच्छे से एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर 148 को, क्या बोला हुआ है 148 के अंदर, देखें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव, सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही होता है। फैसिलिटी डिफ्यूजन इज हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, यस। एडिशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल, नहीं, वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, ज़्यादा नेगेटिव की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है। और एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल डिक्रीज इज प्रेशर पोटेंशियल, नहीं, प्रेशर पोटेंशियल को क्या करता है, ये फर्दर इंक्रीज करता है। ए एंड बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अच्छे से एनालाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 149, 149 के अंदर आपसे पूछा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 149, फ्लोएम सैप इज मेनली कंपोज एज, फ्लोएम सैप किसका बना होता है। एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर जो आपको 11 दिया हुआ है, 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो थर्ड लास्ट पेज है उसमें लास्ट 2 लाइन्स लिखी हुई फ्लोएम सैप के रिगार्डिंग, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है वाटर एंड सुक्रोज आपको फ्लोएम सैप के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, अच्छे से एनालाइज कर लें क्वेश्चन नंबर 150 को, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 150 के अंदर आपको 3-4 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन आपसे पूछा हुआ है ए इंड्यूस रूटिंग इन ट्विग, ट्विग के अंदर रूटिंग किसका वर्क है, ऑक्सिन का। एक ही ऑप्शन आपके पास जिसमें ए में ऑप्शन आपको क्विकली राइपन अ फ्रूट एथाइलिन का वर्क है। इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर इन लीव्स कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 150 आंसर इज बी, अच्छे से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, एनालाइज करें क्या दिया हुआ है आपसे, क्या पूछा हुआ है, जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में पूछा हुआ है। पहले आपसे जो पूछा था वो अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में पूछा था। जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, WT इक्वल टू W0 e की पावर RT, किसको कैसे डिफाइन करते हैं, WT इक्वल टू W0। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 151 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15, जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, सिग्मोइड कर्व आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 152, वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय, सीधी सी बात है, चाहे कोई भी हो, वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन जिसके अंदर चाहे फोटो रेस्पिरेशन हो या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो, दोनों के अंदर एक ही जो है आपका एंजाइम वर्क करता है। वो एंजाइम क्या है, रूबिस्को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, पूछ लें, देख लें इसमें पूछा हुआ है कि क्रैब साइकिल के अंदर वन क्रैब साइकिल के अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 153, वन क्रैब साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर रिलीज होते हैं। वन क्रैब साइकिल के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड और NADH2, एक के अंदर 3 NADH2 और FADH2 की अगर बात की जाती है तो 1, तो 231 इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 153, आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, क्या है 154, और पूछा क्या है, इन टिश्यूज मैग्नीज टॉक्सिसिटी
अब मैग्नीज टॉक्सिसिटी कब होगी? जब उस प्लांट के अंदर उसका जो ड्राई वेट है उसके 10% से ज़्यादा कम, ड्राई वेट के अंदर कमी तो आती है बट 10% से ज़्यादा अगर कमी आएगी तो फिर फर्दर उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीज टॉक्सिसिटी में कंसिडर होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 11th एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155। The form of sugar transported through phloem is, phloem के थ्रू किस फॉर्म में फर्दर ट्रांसपोर्ट होती है? सुक्रोज की फॉर्म में फर्दर ट्रांसपोर्ट होती है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी। आप देखें, आप कहेंगे सर सुक्रोज क्यों है? क्योंकि जब प्रोड्यूस होती है तो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, ट्रांसपोर्ट होती है तो सुक्रोज की फॉर्म में होती है, और जब स्टोर होती है तो वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। 3 क्वेश्चन है। प्रोड्यूस, फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट, और नेक्स्ट क्या होगा? स्टोर। प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर किस फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर आपका 156। क्वेश्चन नंबर 156, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है, अच्छे से इसको एनालाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर है 157। 157, और सबसे पहले 157 के अंदर लीव्स के थ्रू क्या होता है? लीफ के अंदर ट्रांसपिरेशन आपको देखने को मिलेगा। सीड के अंदर सीड इम्बाइबेशन के थ्रू जर्मिनेट करेंगे। फिर फर्दर क्या दिया हुआ है? रूट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है। तो एक का सेकंड एक ही ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट आप देखें अच्छे से, एक ही ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जिसके थ्रू फर्दर आप अपने आंसर दे सकते हैं। तो एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह वर्क करता है, और प्लाज्मोलाइट सेल जो होती है उसके अंदर नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम दिया हुआ और आपसे पूछा हुआ है कि ABC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम के अंदर ABC रिप्रेजेंट करता है, जो A है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल तो B है, ट्रांसपोर्टिंग बिल्कुल गलत हो गया है, मेम्ब्रेन नहीं। A तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। B किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर प्रेजेंट? मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना है क्वेश्चन नंबर ये? क्वेश्चन नंबर 158। अच्छे से एनालाइज कर लें, आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159, which process does not directly depend upon the presence of light but dependent on the product of light reaction। इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, बस उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। वो डार्क रिएक्शन है, और डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, और फोटोकेमिकल फेज नहीं बोला जाता, डार्क रिएक्शन बोला जाता है। येस, तो ए और सी दोनों आ जाएंगे इसके आंसर। आपको पता होना चाहिए इजीली, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो 13 है उसमें डिफाइन किया हुआ है, जहाँ पे डार्क रिएक्शन दी हुई है, डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, उसकी स्टार्टिंग के अंदर आपको डिफाइन किया हुआ है इसको पूरा अच्छे से। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ एंजाइम द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है इसका 160, इज नॉट फाउंड जनरली इन C3 प्लांट। C3 प्लांट में RUBP कार्बोक्सिलेज मिलता है, पेप कार्बोक्सिलेज जनरली नहीं मिलता है, NADP रिडक्टेज होता है, ATP सिंथेज होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि जनरली C3 प्लांट के अंदर पेप कार्बोक्सिलेज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सभी C3 में नहीं है, प्रेजेंट होता है बट वर्किंग नहीं होता है। तो जनरली यहाँ पे C3 में एब्सेंट है, बाकी सभी तो बहुत अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लगाना है इसका आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 160। क्वेश्चन नंबर 161। When 2 carbon dioxide is added to phosphoenol pyruvate, the first stable, sorry, when CO2 is added to phosphoenol pyruvate, the first stable product synthesized is, first stable product क्या बनेगा? जब आप 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड कर रहे हो तो एक 4 कार्बन कंपाउंड जो है आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर आपने एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 161। अच्छे से एनालाइज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 अच्छे से एनालाइज करें। क्या है? नाइट्रोजन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, इनमें से किसका कंपोनेंट नाइट्रोजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 162। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल के अंदर नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर क्या है? 163। ग्रीन लीफ, ग्रीन स्टेम, गार्ड सेल, सेपल, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट नॉट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। ये पूरे के पूरे जितने चाहिए सेपल्स हो, चाहे ग्रीन लीफ हो, चाहे ग्रीन स्टेम हो, सभी के सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 163। अच्छे से एनालाइज कर लें, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा इसके अंदर दिया नहीं है कि आपको ट्विस्ट करके दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, आप अच्छे से एनालाइज करें। क्या है? क्वेश्चन नंबर 164 पूछा हुआ है, कोकोनट वाटर कंटेन्स, कोकोनट वाटर के अंदर इनमें से क्या आपको देखने को मिलेगा? कोकोनट वाटर के अंदर आपको इनमें से साइटोकाइनिन, क्या होगा? साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 164 क्या मिल जाएगा? साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 165, मैच द कॉलम है, इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 165, क्या पूछा हुआ आपसे? IAA। IAA किसके अंदर यूज़ किया जाता है? वीड फ्री लोन्स बनाने के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। A का 4 तो ये ऑप्शन कट हो गया आपके पास, ये ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट, ABA आपसे पूछा है, एब्सिसिक एसिड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? स्टोमेटल क्लोजर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। B का 3 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। आंसर क्या हो गया आपका? फर्स्ट। अच्छे से देख लें, मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, द मेजर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ photosynthesis is, क्वेश्चन नंबर 166। 11th NCERT चैप्टर नंबर 13 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो फर्स्ट लाइन दी हुई है उसको आप जाकर के देखें। द मेजर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है मेजर लिमिटिंग फैक्टर इसका? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 के अंदर द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन्स रेफर्स टू व्हेन 2 हार्मोन्स एक्ट टुगेदर बट ब्रिंग अबाउट द अपोजिट इफेक्ट। नहीं, एंटागोनिस्टिक होता है। व्हेन 2 हार्मोन्स एक्ट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट द सेम फंक्शन। यस, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के अंदर सेम फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 167 आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 अच्छे से एनालाइज करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 168 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 168, प्लास्टिसिटी इन प्लांट्स ग्रोथ मीन्स दैट। प्लास्टिसिटी का मीन क्या है? मेन चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, प्लांट रूट्स आर एक्सटेंसिबल, प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, इवन एनवायरनमेंट और उसके डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करती है। प्लास्टिसिटी का मीनिंग क्या है? प्लास्टिसिटी का मीनिंग है उनका पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट कैसे होता है। अगर मैं इसकी जुवेनाइल फेज के अंदर देखता हूँ तो डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ देखने को मिलेगी, एडल्ट फेज में डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ देखने को मिलती है। तो उसके लिए डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी वर्ड यूज होता है। और एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी के अंदर एनवायरमेंट के इफेक्ट की वजह से वाटर के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ एनाटॉमी देखने को मिलती है। लीफ का जो है मॉर्फोलॉजी और जो एयर वाले एरिया के अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ एनाटॉमी देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169,
क्वेश्चन नंबर 169। 169 के अंदर आपसे पूछा गया है ए बी सी डी क्या है। ए को एक ए बी सी डी तीनों को डिफाइन कीजिए। ए क्या है? फैट। ए क्या है? फैट। और बी आपसे पूछा है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ क्या होता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इन दोनों में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपको दिया हुआ है। सी क्या है? प्रोटीन। सी क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन से अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 को आप अच्छे से एनालाइज करें। मैच द कॉलम है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वन सेवेंटी के अंदर सबसे पहले बोरोन के बारे में आपको बोला हुआ है। बोरोन किस में हेल्प करता है? पोलन जर्मिनेशन में। किस में हेल्प करता है बोरोन? पोलन जर्मिनेशन के अंदर हेल्प करता है। सेकंड नंबर आपसे पूछा हुआ है एका फोर तो एक ही अंदर ही है, आप देख लें, आंसर आपके पास आ ही गया है, क्योंकि लास्ट ईयर नीट के अंदर भी ऐसा ही था कि एक सिंगल जो आप मैच कर रहे हैं और मैच करने से आपके प्रॉपर आंसर आ रहे हैं। पर देख लीजिए, बी का फर्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सी का क्या है इसके अंदर? थर्ड, नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। सी का जो आपको थर्ड देखने को मिला, कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेज। डी जो है वो नीडेड द कंपोनेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। और ई क्या है इसके अंदर? कंपोनेंट ऑफ फेरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 171। क्वेश्चन नंबर 171। तो आप देखें, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं होती है, तो ये दोनों तो सीधे ही कट हो गए। आपके पास दो आंसर अभी स्टिल हैं। फिर पूछा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर ट्रांसफर सेचुरेशन यस होता है, तो यहाँ पे नो दिया हुआ, ये बिल्कुल गलत हो गया। क्या आ जाएगा? सी। और अपहिल ट्रांसपोर्ट आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलता है, तो यस, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172, आइडेंटिफाई ए टू डी इन गिवन फिगर। गिवन फिगर के अंदर ए से डी जो है आप उसको आइडेंटिफाई करें। ए के अंदर ए क्या है? सुक्रोज सॉल्यूशन को डिफाइन करता है, तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, बी और डी। और यहाँ पर बी किसको डिफाइन करता है? बी डिफाइन करता है प्रेशर को, तो आपके पास आंसर ही इसका आ जाएगा बी। अच्छे से देखें आप, क्या है कि ए इसके सुक्रोज सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है, पता ही है इसमें सुक्रोज सॉल्यूशन होगा। बी किसको डिफाइन कर रहा है? प्रेशर को। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, बाकी सारे ऑप्शन तो ये तो सीधे ही कट हो गए। सुक्रोज सॉल्यूशन था। बी मेम्ब्रेन को डिफाइन कर रहा है, मेम्ब्रेन को जबकि कौन डिफाइन करता है? मेम्ब्रेन को डिफाइन करता है डी। और सी कंपोनेंट क्या है? सी कंपोनेंट वाटर को डिफाइन करता है, सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, अच्छे से एनालाइज करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 173? क्वेश्चन नंबर 173 आपसे पूछा गया है, और इसमें पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग क्वेश्चन क्या है? चूज द ऑप्शन विच ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कितना ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन आप चूज करें जिसमें से जो स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या है? बिल्कुल गलत हैं। ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इफ फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 1 NADPH2, NADPH2 की फॉर्मेशन होती नहीं है, तो बी स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल गलत है। बी स्टेटमेंट गलत है, ए बिल्कुल सही है। ए बिल्कुल सही है, बी गलत है, तो आंसर आएगा, क्योंकि इन तीनों में क्या है? ए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उस पर डिपेंड करती है। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नेक्स्ट बोला हुआ है प्योर प्रोटीन्स एंड फैट्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नहीं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर जो है वो डायरेक्टली यूज में नहीं आते हैं। इसका सी स्टेटमेंट सही है। देख लें आप इस क्वेश्चन को एक बार, इसके अंदर अपने करेक्शन जो है यहीं पे कर देते हैं। क्या है इसका? द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसका बी स्टेटमेंट, इसका ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए 100% सही है, और सी स्टेटमेंट 100% सही है। बी और डी जो है इसका, बी एंड डी स्टेटमेंट क्या है इसका?
रॉन्ग है, ठीक है। तो बोनस हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173। 173 के अंदर एंजाइम नाइट्रोजिनेज, क्वेश्चन नंबर क्या आपका 174 है, सॉरी। एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज एमओएफई प्रोटीन होती है, तो फर्स्ट ही आ जाएगा इसका आंसर। एमओएफई प्रोटीन आपको देखने को मिलती है नाइट्रोजिनेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, अच्छे से एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 175 क्या पूछा हुआ है? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल helps to maintain ribosome structure, activator of Rubisco and peptidase, activates the enzyme of respiration and photosynthesis, involved in the synthesis of nucleic acid। इतने सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है इसमें रोल प्ले करता है? क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? मैग्नीशियम। और राइबोसोम की दोनों यूनिट्स को अटैचमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? मैग्नीशियम। इनके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? मैग्नीशियम। तो 3 आपको पॉइंट देखने को मिल ही गए हैं। उसके अलावा भी दोनों पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इसके मैग्नीशियम पे ही डिपेंड करते हैं। सो आंसर इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, अच्छे से एनालाइज करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 176? पूछा हुआ है 176, क्वेश्चन नंबर 176 कि वाटर विल मूव फ्रॉम द रूट हेयर थ्रू कोर्टेक्स इफ वाटर पोटेंशियल इज। रूट हेयर टू कोर्टेक्स अगर आपको जाना है तो सबसे पहले देखो, जैसे कोर्टेक्स की तरफ मूव करते हो सबसे ज़्यादा नेगेटिव आपको कोर्टेक्स रीजन के अंदर मिलना चाहिए। कोर्टेक्स और कोर्टेक्स के बाद जो है फिर फर्दर उसकी इनर साइड के अंदर जाइलम। तो आप देखें पहले रूट हेयर के अंदर 0 0 0, फिर -1 -1, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, दोनों माइनस के अंदर है। तो माइनस से डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? अपने को पता है कि वाटर अपनी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वही दिखाया हुआ है, रूट हेयर के अंदर ये हो जाएगा, फिर फर्दर कोटेक्स के अंदर और फिर फर्दर जाइलम के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर है आपका 177। इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ। कॉम्पिटिटिव जो है रिवर्सिबल इनिबिटर का एग्जांपल है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 177, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिशन। परमानेंट इनिबिशन नहीं होता है, इरिवर्सिबल इनिबिशन हो तो परमानेंट ही ब्लॉक कर देगा। ये मेलोनेट आपके चैप्टर नंबर 9 में भी डिफाइन किया हुआ है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का इनिबिटर। आप कहेंगे सर इस चैप्टर में कहाँ? चैप्टर नंबर 14 के अंदर जो आपकी प्रोसेस है 10 के अंदर, सक्सिनाइल कोएंजाइम से फिर फर्दर किसकी फॉर्मेशन हो रही है? सक्सिनेट की फॉर्मेशन, और सक्सिनेट से फर्दर फ्यूमेरेट की फॉर्मेशन होती है। तो वहाँ पर मेलोनेट एज एन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिटर की तरह वर्क करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 178। 178 इसमें आपसे ABCD पूछे हुए हैं, सब कुछ क्या है? सबसे पहले ए कहाँ दिया हुआ है? अगर यहाँ पर ये प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है ए, और बी कहाँ लिखा हुआ है? बी ये प्रोसेस है। बी तो होता है अमोनिफिकेशन, तो फर्स्ट और ये लास्ट सीधा ही कट हो गया, ठीक है। और फिर फर्दर सी जो अपने देखने को प्रोसेस देखने को मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। तो ए क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आंसर क्या जाएगा इसका? सी। अच्छे से देखें, ए जो है वो क्या है इसका? डीनाइट्रिफिकेशन। बी क्या है? अमोनिफिकेशन। सी क्या है? नाइट्रिफिकेशन। और डी क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। चैप्टर नंबर 12 11th NCERT के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 179 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा हुआ है कि single maize root apical meristem can give rise to the more than 17,500 new cells per hour. What is the parameter of measuring the growth of maize in given statement? हाँ जी, ये कौन सा पैरामीटर? क्या ड्राई वेट को मेजर किया है? क्या नहीं। क्या लेंथ को मेजर किया है? नहीं। क्या एरिया को मेजर किया है? नहीं। क्या सेल नंबर को मेजर किया है? यस, सेल नंबर डायरेक्ट मेजरेबल यहाँ पे फैक्टर है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो होता है उस प्रोटोप्लाज्म को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। प्रोटोप्लाज्म जो है उसका मेजरेबल फैक्टर की तरह कंसिडर नहीं हो सकता। इसी वजह से यहाँ पे किसको मेजर किया गया है? सेल नंबर को मेजर किया गया है। नेक्स्ट आप अच्छे से एनालाइज करें, क्या बताया है? क्वेश्चन नंबर
180 डायग्राम आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 180 के अंदर और आपसे पूछी हुई इसकी लेबलिंग क्या होगी। लेबलिंग आपसे पूछी हुई है सबसे पहले ए किसको डिनोट करता है, ए यहाँ पे डिनोट कर रहा है इसके सेल वॉल को, बिल्कुल गलत है। कैस्पेरियन स्ट्रिप को, कैस्पेरियन स्ट्रिप तो सी देखने को मिलती है, तो ए कैस्पेरियन स्ट्रिप को, ए प्लाज्मोडेस्माटा को, ए एपिडर्मिस को। ए एपिडर्मिस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ए एपिडर्मिस को और अच्छे से देखें आप, ए इसके प्लाज्मोडेस्माटा को डिनोट कर सकता है, यस। डी इसके प्लाज्मोडेस्माटा को डिनोट कर सकता है, यस। ए जो है वो इसकी एपिडर्मिस को, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए यहाँ पे दिया हुआ है, बी और सी और डी, तो मैक्सिमम जो देखो यहाँ ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप दिया हुआ है, सी कैस्पेरियन स्ट्रिप दिया हुआ है और डी दिया हुआ है सेल वॉल, यहाँ पे दिया हुआ प्लाज्मोडेस्माटा। तो ज़्यादा बेटर ये है जिसके अंदर 3 ऑप्शन आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रहे हैं। ए यहाँ पे थोड़ा सा मिड में है, ए मेनली किसको रिप्रेजेंट करता है, एपिडर्मिस सेल को, ये एपिडर्मल सेल है। फिर फर्दर वहाँ से प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, डी। अच्छे से एनालाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 180 आंसर इज डी। तो जब हिंदी और इंग्लिश के अंदर मान लीजिए अगर कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलती है, ऑप्शन अगर अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि आप इंग्लिश जो है उसको आप अच्छे से देखें और इंग्लिश ही आपके पेपर के अंदर बिल्कुल सही माना जाएगा। क्लियर है, तो गड़बड़ मत करना इसके अंदर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये आपके 90 के 90 क्वेश्चंस हैं, जिनके अंदर एक क्वेश्चन जो है मैंने बोनस किया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो बोनस किया है, वो बोनस किया है वो क्वेश्चन नंबर है 173 आई थिंक। इसके अंदर बी एंड डी जो स्टेटमेंट है वो इसका गलत है और जो इसका ए एन सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके NNTS पार्ट 4 बायोलॉजी के पूरे सॉल्यूशंस। अच्छे से आप देख लें। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।